हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैतिक विकास सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। तो नैतिक विकास सिद्धांत प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग माने जाते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं किसकी? नैतिक विकास की। तो क्या होता है नैतिक विकास? नैतिक विकास का मतलब कि तर्क और चिंतन के आधार पर किसी को सही गलत, अच्छा बुरा और उचित अनुचित बताना ही क्या होता है? नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से अर्जित किया जाता है और इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। कब से होती है? इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या नैतिक विकास शिशुअवस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो शिशुअवस्था से प्रारंभ नहीं होता है, इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। यानी कि जब बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तभी से इसकी शुरुआत हो जाती है। और आपको पता होगा उसी समय पर हम बच्चे को कई तरह की नैतिक शिक्षा से संबंधित किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, जिससे बच्चे में नैतिक विकास हो सके, उचित तरीके से उसका विकास हो सके। क्योंकि नैतिक शिक्षा में कई तरीके की इस तरीके की कहानियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए झूठ सच की कहानियाँ हो गई, ईमानदारी बेईमानी की कहानियाँ हो गई। तो ये जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों का बच्चों को पढ़वाने का मतलब केवल और केवल उनका नैतिक विकास करना होता है। नैतिक विकास का मतलब कि उनमें तर्क और चिंतन का विकास करना होता है, जिससे वो क्या सही है, क्या गलत है ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इनकी समझ विकसित कर सकें। ठीक है, और तर्क और चिंतन के आधार पर उचित निर्णय कर सकें। ठीक है, तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास को समझने के लिए उनके तर्क और चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इसीलिए इन्होंने अपने इस सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने? 6 अवस्थाएं बताई हैं। और इन 6 अवस्थाओं को इन्होंने 3 स्तर में बांटा है। 3 स्तरों में बांटा है। तो पहला स्तर कौन सा है इनका? पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर, और इंग्लिश में बोले तो प्री कन्वेंशनल स्टेज। और इसकी जो अवधि होती है वो होती है 4 से 10 वर्ष। ठीक है, वही हम बात करें दूसरे स्तर की, तो दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर, और इसको हम बोल सकते हैं नैतिक स्तर। यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, और इसकी अवधि होती है 10 से 13 वर्ष। ठीक, और तीसरे स्तर की अगर हम बात करें तो तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पश्च नैतिक स्तर। ठीक है, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और इसकी जो अवधि होती है वो होती है 13 वर्ष के बाद। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पहले स्तर की, और इनका पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पूर्व नैतिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज की। इस स्तर में बच्चे के तर्क और चिंतन का आधार केवल और केवल बाहरी घटना होती है। यानी कि बच्चा बाहरी घटना को देख करके सही और गलत बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और किसी बच्चा देख रहा है कि दो बच्चे में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे में चांटा मार दिया। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का नाम सोनू है, दूसरे का मोनू है, और सोनू ने मोनू में चांटा मार दिया, और इस घटना को एक बच्चा देख रहा है। तो उस बच्चे से जब हम ये पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, इनमें झगड़ा क्यों हुआ, है ना, कौन सही है कौन गलत है, जब हम बच्चे से ये पूछते हैं तो बच्चा क्या बोलता है कि सोनू गलत है, मोनू सही है, क्योंकि सोनू ने मोनू को चांटा मारा, इस वजह से सोनू गलत है। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, केवल और केवल भारी घटना देखी, उसने थप्पड़ मारा, इस वजह से वो गलत है। उसने उसके पीछे का कारण नहीं जाना कि हो सकता है कि मोनू ने उसका कुछ चुरा लिया हो, इस वजह से उसने थप्पड़ मार दिया हो, या फिर और कोई भी बात हो सकती है। तो इसमें बच्चा घटना के कारण पे नहीं जाता है ना, घटना के कारण को नहीं जानता है, वो केवल और केवल भारी घटना के आधार पर सही और गलत बताता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का जो तर्क और चिंतन का आधार होता है वो केवल और केवल भारी घटना होती है, उसी आधार पर वो सही और गलत बताता है।
तो इनकी पहली अगर आप अवस्था की बात करें तो इनकी पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक दंड की वजह से बड़ों की आज्ञा मानता है, बड़ों का आदर मानता है। ठीक है, किसकी वजह से? दंड की वजह से, ना कि इस वजह से कि बड़ों का आदर मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए उचित होता है ना, ये सही होता है। इस वजह से वो कहना नहीं मानता है। वो कहना किस वजह से मानता है? दंड की वजह से, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो आज्ञा नहीं मानेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। इस वजह से वो बड़ों का कहना मानता है, बड़ों की आज्ञा मानता है। ठीक है, तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था बोला जाता है इनकी पहली अवस्था को। और दूसरी अवस्था की हम बात करें तो दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार किस चीज का? बड़े होने का अहंकार होता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, है ना, मैं अपने अपने बलबूते पे ये काम कर सकता हूँ, मैं खुद ये काम कर सकता हूँ, मैं खुद वो काम कर सकता हूँ, है ना, खुद कंघी कर सकता हूँ, खुद नहा सकता हूँ, खुद मैं कपड़े धो सकता हूँ। तो बच्चे में क्या है? ये अहंकार होता है क्या? बड़े बनने का। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा ये बोल रहा होता है कि जब मैं छोटा था तब मैं भी ऐसे ही किया करता था। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चा? कि जब मैं छोटा था तब मैं भी ऐसे किया करता था। जैसे वो अब कितना बड़ा हो गया, अब भी वो छोटा ही है, लेकिन उसकी बातें कैसी हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ये बड़ा बनने का जो अहंकार होता है वो इस अवस्था में होता है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है? अहंकार की अवस्था बोला गया है। और अदला बदली की अवस्था भी इस अवस्था को बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को अपनी चीज तो पसंद आती नहीं है, दूसरे की चीज पसंद आती है। तो इस उम्र का बच्चा, मान लीजिए किसी बच्चे को किसी की चीज पसंद आ गई, किसी दूसरे बच्चे की। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब पेन ही पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा? अगर वो डायरेक्टली उससे मांग लेगा, अभी बच्चे ने मना कर दिया, तो उसके आत्मसम्मान को क्या ठेस पहुंचेगी। तो इस वजह से वो डायरेक्ट तो मांगता नहीं है, क्या करता है? इनडायरेक्टली अपने ज्योमेट्री बॉक्स से पेन निकालेगा, पेंसिल निकालेगा, और फिर उसको दिखा के बोलेगा कि ये देख कितना अच्छा पेन है ना, कितना सुंदर पेन है, इसकी लिखावट कितनी अच्छी है, इसकी इंक की स्याही कितनी अच्छी है। तो फिर बोलता है कि तुझे ये पेन चाहिए, तुझे ये पेन चाहिए तो तू मुझे अपनी वो वाली पेंसिल मुझे दे दे और ये तू रख ले। ठीक है, तो कुल मिला के क्या कर रहा है बच्चा? अदला बदली कर रहा है ना, अपना सामान उसको दे रहा है और दूसरे का सामान खुद रख रहा है। तो इस वजह से अदला बदली की अवस्था बोलते हैं इसको। और इसी वजह से इसको साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था भी बोला जाता है। साधनात्मक मतलब साधनों की अदला बदली। ठीक है, अब हम बात करते हैं परंपरागत स्तर की। तो परंपरागत स्तर, इस अवस्था में बच्चे की तर्क और चिंतन का आधार कैसा होता है? सामाजिक होता है। ठीक है, बच्चा वो काम करता है जो समाज को पसंद हो। ठीक है, क्योंकि उसके जो तर्क और चिंतन का आधार क्या है? वो सामाजिक होता है। तो सामाजिक होता है तो इसी वजह से समाज को जो पसंद होता है बच्चा वो करता है। ठीक है, इस वजह से इसको सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करें इनकी तीसरी अवस्था की और परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था की। तो दूसरी अवस्था होती है प्रशंसा की अवस्था। तो बच्चा इस अवस्था में क्या है? प्रशंसा पाना चाहता है। अब प्रशंसा कैसे होगी? जब वो काम करेगा जो सामाजिक रूप से उचित है ना, सामाजिक रूप से मान्य है, उन कार्य को करेगा तो क्या होगी? उसकी प्रशंसा होगी। और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखता की अवस्था भी बोला जाता है। इस अवस्था में बच्चा क्या कहलवाना पसंद करता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये लड़की अच्छी है। ठीक है, ये कहलवाना पसंद करता है। इसी वजह से वो काम करता है जो सामाजिक रूप से मान्य है और सामाजिक रूप से अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? प्रशंसा पाना चाहता है, वो कहलवाना चाहता है कि गुड बॉय और नाइस गर्ल। तो इस वजह से याद रखना है आपको, गुड बॉय और नाइस गर्ल की अवस्था कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? प्रशंसा की अवस्था होती है। और स्तर की हम बात करें तो ये परंपरागत स्तर यानी कि या फिर नैतिक स्तर में ये अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी अवस्था की हम बात करें तो तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत स्तर या पश्च नैतिक स्तर। और इस अवस्था में बच्चे की तर्क और चिंतन का आधार क्या होता है? विवेक होता है। क्या होता है? विवेक होता है। वो अपने दिमाग का यूज करके क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करता है। ठीक है, तो इनकी जो इस स्तर की जो पहली अवस्था है वो है सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता। तो इस अवस्था में बच्चा
ये मानता है कि हमें समाज के साथ में समझौता करके चलना चाहिए। ठीक है, समाज के साथ में हमें समझौता करके चलना चाहिए, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से बंधे हुए हैं, समाज के रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं, समाज की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से हमें समाज के साथ समझौते करके चलना चाहिए। ठीक, वही हम बात करें इस स्तर की दूसरी अवस्था की, तो विवेक की अवस्था है ना, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। तो विवेक की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा के सामने अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय लेता है। ठीक है, किसके आधार पर? विवेक के आधार पर, इसलिए इसे विवेक की अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, एक तो ये कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इनकी जो पहली अवस्था है वो कौन सी है, तो पहली अवस्था कौन सी है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। ठीक है, पहला स्तर पूछ लिया जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार यानी कि नैतिक विकास का जो पहला स्तर है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि पूर्व परंपरागत स्तर की समय अवधि कितनी होती है, तो 4 से 10 वर्ष की होती है। ठीक है, और उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था कौन सी होती है, तो प्रशंसा की अवस्था होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत रहा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत। और अब हम बात करेंगे नैतिक विकास सिद्धांत किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। नैतिक विकास सिद्धांत जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो जीन पियाजे के अनुसार भी दिया गया है। वैसे जीन पियाजे की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किस में है? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में है, लेकिन इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एक पुस्तक है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये जो वैसे हालांकि इन्होंने इस सिद्धांत का जो अध्ययन है वो 1928 में किया था। ठीक है, और जो वो पुस्तक आई थी आई थिंक 1932 में वो पुस्तक आई थी, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के अनुसार अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्होंने जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो 2 अवस्थाओं में बांट के बताया है। ठीक है, एक तो होता है परायत परायत नैतिकता की अवस्था, और दूसरी है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत को 2 अवस्थाओं में बांट के बताया है। तो पहली अवस्था कौन सी है इनकी? परायत नैतिकता की अवस्था। ठीक है, और इसकी जो अवधि होती है वो होती है 2 से 8 वर्ष। और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था इसकी होती है 9 से 11 वर्ष। ठीक है, तो परायत्त नैतिकता की अवस्था 2 से 8 वर्ष। तो आप बताइए कि 2 से 8 वर्ष का बच्चा अपने से बड़ों से बात करता होगा या अपने छोटों से बात करता होगा? अपने संगी साथी से बात करता होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 से 8 वर्ष का बच्चा अपने संगी साथियों से बात करता होगा, बल्कि ये गलत है। 2 से 8 वर्ष का बच्चा अपने संगी साथियों से नहीं बल्कि अपने बड़ों से बात करता है, अपने बड़ों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अपने बड़ों से बात करता है, उनके जो नियम होते हैं उनको मानता है ना। उनके जो नियम होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, है ना। जो भी नियम बड़ों से आते हैं वो सब पे लागू होते हैं, बच्चा ऐसा मानता है। और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में क्या होता है? बच्चा अपने संगी साथियों से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, संगी साथियों से बातचीत करता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या ये समझ जाता है कि जो भी नियम आते हैं वो सर्वमान्य नहीं होते हैं। ठीक है, और उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सिद्धांत को। तो परायत नैतिकता की अवस्था, इसमें क्या करता है बच्चा? अपनों से बड़ों से बात करता है, यानी कि अपने से बड़ों के साथ में क्या करता है? अंत्यक्रिया करता है। और इसी को क्या बोलते हैं? असमान अंत्यक्रिया बोला जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में जो भी संप्रत्यय विकसित होते हैं वो कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठीक है, निरपेक्ष होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और जो है
सर्वव्यापी न्याय में बच्चा क्या करता है, विश्वास करता है। सर्वव्यापी न्याय का मतलब है कि बच्चा ये मानता है कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको भगवान पनिशमेंट देते हैं, भगवान सजा देते हैं, है ना। तो देखा होगा आपने, बच्चा जैसे गिर गया तो वो बोलते हैं कि भाई तूने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है, इस वजह से भगवान ने क्या है, तुझे पनिशमेंट दिया है, तुझे सजा दी है। तो बच्चा मानता है कि जो भी न्याय है वो सर्वमान्य है, ठीक है, सर्वव्यापी है, सब पे लागू होता है। और इस अवस्था में इस अवस्था को क्या, नैतिक वास्तविकता की अवस्था और दबाव की नैतिक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा माता पिता की ओर से जो भी नियम आते हैं वो हर हाल में स्वीकार किए जाते हैं, बच्चा ऐसा मानता है, ठीक है। घर में हम बच्चे को जो जैसा भी सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को हमने बोला है कि बेटा ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं, टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, तो अगली बार क्या है, बच्चा अगले दिन किसी दूसरे बच्चे को ये बात बोल रहा होता है कि ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, ठीक है, ऐसा मेरे माँ ने बताया है। तो बच्चा क्या कर रहा है, इसमें जो भी नियम आते हैं वो ये सोच रहा है कि वो सब पे लागू होते हैं, ठीक है। और दूसरी की अवस्था की इनकी बात करें तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी। और इस अवस्था के अनुसार जो बच्चा है वो अपने संगी साथियों के साथ में इंटरेक्ट करता है, संगी साथी के साथ में अंत्यक्रिया करता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, समान अंत्यक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान अंत्यक्रिया बोलते हैं, क्योंकि बच्चा अपने संगी साथियों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है, 9 से 11 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। और नियमों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, उनको मानना भी जरूरी नहीं है। इस अवस्था में बच्चा ये समझ जाता है कि जो भी नियम होते हैं उनका मानना भी जरूरी नहीं है और उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बालक सर्वव्यापी न्याय में भी विश्वास नहीं करता है, वो ये भी समझ जाता है कि अगली, जैसे इस अवस्था में बच्चा कहीं गिर जाए तो इस अवस्था में क्या है, बच्चा बोलता है कि नहीं, जो है गिरने से कोई मतलब इस वजह से नहीं गिरे कि हमने कुछ गलत किया है कि भगवान हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चा ये समझ जाता है। इसमें तो क्या है, बच्चा ये बोलता है कि जो पनिशमेंट तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है, इस वजह से भगवान ने तुम्हें सजा दी है। जबकि इस उम्र का बच्चा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो केवल और केवल मैं ठोकर लग गई थी इस वजह से गिर गया हूँ, ठीक है, ना कि कोई भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। तो इस चीज का बच्चा अंतर समझ जाता है। तो कुल मिला के जो नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है वो 2 अवस्थाओं के द्वारा उन्होंने समझाया है। परायत नैतिकता की अवस्था यानी स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरलिटी, ठीक है। उसके अनुसार बच्चा अपने से बड़ों के साथ में अंत्यक्रिया करता है, अपने से बड़ों के साथ में अंत्यक्रिया करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको असमान अंत्यक्रिया बोला जाता है। और इसमें बच्चा क्या अपने संगी साथी के साथ में अंत्यक्रिया करता है, इस वजह से इसको समान अंत्यक्रिया बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो भी संप्रत्यय विकसित होते हैं वो दृढ़ दृढ़ होते हैं, निरपेक्ष होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। सर्वव्यापी न्याय में बच्चा क्या है, विश्वास करता है, ठीक है। और नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की अवस्था भी इसको कहा जाता है। और बच्चा मानता है कि माता पिता से जो भी नियम आते हैं वो हर हाल में स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है, उनको स्वीकार करना होता है, ठीक है। तो ये जो है नैतिक विकास सिद्धांत किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार रहा। और अब हम बात करते हैं हैविंगस्ट के अनुसार नैतिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, क्योंकि हैविंगस्ट ने भी नैतिक विकास को समझाया है। इन्होंने नैतिक अवस्था की 5 अवस्थाएं बताई हैं और 5 अवस्थाओं के माध्यम से अपने सिद्धांत को समझाया है। तो वो कौन कौन सी अवस्था हैं। पहली अवस्था है इनकी 0 से 2 वर्ष, ठीक है, इसको पूर्व नैतिक अवस्था बोला गया है। उसके बाद 2 से 7 वर्ष, इसको स्व केंद्रित अवस्था बोला है। तीसरी है 7 से 12 वर्ष, ठीक है, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, इसको बोला गया है। और जो चौथी अवस्था है यानी कि 13 से 18 वर्ष, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, इसको बोला है। और जो 5वीं अवस्था है यानी कि 18 के बाद की, इसको बोला है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, ठीक है। तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है इन्होंने बताया है पूर्व नैतिक अवस्था। उसके बाद 2 से 7 वर्ष की अवस्था स्व केंद्रित अवस्था इन्होंने बोला है। तीसरी 7 से 12 वर्ष की अवस्था, ठीक है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, इसको बोला है। उसके बाद 13 से 18 वर्ष की जो अवस्था है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, और 18 के बाद की अवस्था को इन्होंने बोला है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। तो इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से इन्होंने अपने इस नैतिक विकास सिद्धांत को समझा है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं, इन पे डिटेल चर्चा करते हैं। इन्होंने जो अपनी पहली अवस्था बताई है वो है पूर्व नैतिक अवस्था, और इसकी जो अवधि बताई है 0 से 2 वर्ष की बताई है। ये कौन सी अवस्था होती है? नैतिक विकास से पूर्व की अवस्था होती है ना, यानी पूर्व नैतिक अवस्था। और इस अवस्था में बालक में नैतिक विकास नहीं होता है, नैतिक विकास का कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे अच्छे बुरे का, सही गलत का कोई भी ज्ञान इस अवस्था में नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी अवस्था की बात करें तो स्वकेंद्रित अवस्था, जिसकी कार्यकाल कितना होता है? 2 से 7 वर्ष होता है, और इसको हम सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में भी बच्चे का नैतिक विकास नहीं होता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा जो है सही गलत बताने लग जाता है। क्या बताने लग जाता है? इस अवस्था में बच्चा सही गलत बताने लग जाता है, यानी कि जो काम वो खुद करता है, जिसे वो खुद करता है उसे वो सही बताता है ना, और जो दूसरा करता है उसे गलत बताता है। जो खुद कर रहा है उसे सही बता रहा है, और यदि कोई दूसरा उसे टोक देता है तो भी क्या बताता है? उसे गलत बताने लग जाता है। ठीक है। तो इस अवस्था में भी क्या है, बच्चा क्या करता है? सही गलत बताने लग जाता है, लेकिन नैतिक विकास का विकास नहीं होता है। और इसको क्या बोला है? अहमवादी बोला है, अहमवादी अवस्था बोला है। और जीन पियाजे ने भी इस अवस्था को क्या बोला है? अहम केंद्रित बोला है इस अवस्था को। 2 से 7 वर्ष संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या सोचता है कि वो जो है पृथ्वी के सेंटर में वो बैठा है, और अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वो देखता है वो ये सोचता है कि वो चीज़ें मेरे अनुसार हैं। ठीक है। जैसे एक छोटे से बच्चे से बोला कि बेटा जरा पेपर लेके आना, तो उसी दिन उसका पेपर हुआ था। ठीक है। तो उससे क्या मांगा गया था? मांगा गया न्यूज़पेपर। तो क्या है, अपना पेपर लाके वो क्या, अच्छा मेरे पेपर के बारे में पता चल गया इनको, तो वो क्या है लाके पेपर दे देता है, ये लो अंकल पेपर। बोला बेटा मैं तुम्हारे पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। तो बच्चा क्या दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में वो ये सोचता है कि पेपर का मतलब जो मेरा पेपर चल रहा है वही, क्योंकि बच्चा इसमें कैसा होता है? सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो अपने आप को क्या मानता है? बीच सेंटर में मानता है, और जो चीज़ें होती हैं वो सब उसके अकॉर्डिंग होती हैं, बच्चा ऐसा मानता है ना। और बच्चा सही गलत बताता है, क्योंकि वो जो खुद करता है उसे वो सही बताता है। उसके बाद तीसरी बात हम करें, तीसरी अवस्था की, तो परंपराओं को धारण करने की अवस्था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। और ये 7 से 12 वर्ष का मतलब है कि यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, और बाल्यावस्था से ही नैतिक विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, अभी पढ़ा है हमने। तो इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है, और वह समाज के लोगों की आज्ञा मानने लग जाता है, तथा सही गलत व उचित अनुचित में विभेद करना सीख जाता है। क्या सही होता है, क्या गलत होता है, इस चीज़ की समझ बच्चे में विकसित हो जाती है। ठीक है। वो समाज के लोगों की क्या है? आज्ञा मानने लग जाता है। ठीक है। ये इनकी तीसरी अवस्था हुई। और इनकी जो चौथी अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष का मतलब है कि किशोरावस्था, किशोरावस्था की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस अवस्था में जो बालक होता है वो खोखले आदर्शों की बात करता है। ठीक है। कैसी बातें करता है? जो वास्तविकता से जिसका कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से जिसका कोई संबंध नहीं है, कल्पनाओं का बाहुल्य होता है, कल्पनाओं की बातें करता है, कल्पनाओं में जीता है। ठीक है। तो और इस अवस्था में जो किशोरों का व्यक्तित्व होता है वो सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है। सुपर ईगो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो इस अवस्था में जो किशोरों का व्यक्तित्व होता है वो किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है। और इसीलिए जो इस अवस्था का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? एंजल इन ए पर्सन, यानी कि देवदूत, क्या देवदूत कहा जाता है। ठीक है। और अब हम बात करें इनकी पांचवी अवस्था की, तो इनकी पांचवी अवस्था है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। ठीक है। और इसकी जो अवधि होती है वो 18 वर्ष के बाद की होती है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो आधारभूत व तर्कसंगत बातें करता है। ठीक है। व्यक्ति केवल और केवल भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेता है, बल्कि अपने विचारों से भी काम लेता है। ठीक है। अपने विचारों से काम लेता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। वो केवल और केवल भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेता है। ठीक है। अपने सूझबूझ का प्रयोग करके, अपने विवेक का यूज करके, अपने विचारों का प्रयोग करके वो सही और गलत बताता है। ठीक है। और कोई भी निर्णय लेता है। तो ये अवस्था रही किसके अनुसार? हैविंगस्ट के अनुसार। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।